0.01%। क्या आपको पता है कि जुए में जीतने की संभावना इस नंबर से ज्यादा होती है? एक कसीनो में बैठा शराबी जो अपनी आखिरी कौड़ी दांव पर लगा रहा है, उसके जीतने के चांस उस छात्र से ज्यादा हैं जो दिल्ली के मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर की एक 10 बाय 10 की अंधेरी कोठरी में बैठकर दिन के 16 घंटे घिस रहा है। हर साल इस देश में 10 से 12 लाख बच्चे एक सपना देखते हैं, आईएएस बनने का। नीली बत्ती, रुतबा, समाज में इज्जत और माँ बाप के आंसुओं को पोंछने का सपना। लेकिन कोई आपको वो सच नहीं बताता जो इस तैयारी के 5वें साल में झेलना पड़ता है। आज हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे नीलोत्पल मृणाल की उस कालजयी किताब की, जिसने यूपीएससी की तैयारी के नाम पर चल रहे इस चक्रव्यूह के कपड़े उतार दिए हैं। डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तां। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक आम बुक रिव्यू समझकर आए हैं, तो आप इसे अभी बंद कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप खुद एक एस्पिरेंट हैं या आपके घर में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक होने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस किताब के उस सबसे खौफनाक मोड़ के बारे में बताऊंगा, जिसे पढ़कर दिल्ली के बड़े से बड़े कोचिंग माफिया की रूह कांप जाती है। अगर हिम्मत है तो रुकिए और इस कड़वे सच का सामना कीजिए। कहानी शुरू होती है संतोष से। बिहार के एक छोटे से गांव से आया हुआ एक सीधा साधा लड़का। जब वह दिल्ली की धरती पर पैर रखता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है। उसके पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखकर उसे दिल्ली भेजा है ताकि उनका बेटा कलम का राजा बन सके। संतोष के साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं। राय साहब, जो हर बात में राजनीति ढूंढते हैं, शशिकांत, जो रात रात भर जागकर नोट्स बनाता है, और एक ऐसा किरदार जो इस कहानी का असली डार्क हॉर्स है। संतोष की तैयारी अच्छी चल रही होती है। पहला साल बीतता है, दूसरा साल बीतता है। प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। तीसरा साल आता है, मेंस में रह जाता है। और फिर आता है वो 5वां साल, जब घर से पैसे आने बंद हो जाते हैं। जब गांव के लोग पूछना शुरू करते हैं, अरे तुम्हारा लड़का तो 5 साल से दिल्ली में है, क्या हुआ उसका? एक रात जब मुखर्जी नगर में भारी बारिश हो रही थी, संतोष के कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजे के बाहर उसका एक दोस्त खड़ा है, जिसके हाथ में एक टेलीग्राम है। उस टेलीग्राम में कुछ ऐसा लिखा था जिसने संतोष की पूरी दुनिया को एक झटके में तबाह कर दिया। उसने उस रात एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्या लिखा था उस टेलीग्राम में? और क्या संतोष उस दलदल से निकल पाया? इस कहानी के उस खौफनाक सच को हम आगे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि हम और आप जिस दलदल को सफलता का रास्ता समझते हैं, उसकी नींव कितनी खोखली है। नीलोत्पल मृणाल अपनी किताब के शुरुआती पन्नों में मुखर्जी नगर का जो नक्शा खींचते हैं, वो कोई शहर नहीं, बल्कि एक सपनों की मंडी है। लेखक लिखते हैं कि जैसे ही आप बत्रा सिनेमा के पास कदम रखते हैं, आपको चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखेंगे। उन होर्डिंग्स पर मुस्कुराते हुए टॉपर्स के चेहरे होते हैं। हर कोचिंग दावा करती है, एआईआर एक हमारे यहां से है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस एआईआर एक ने केवल एक मॉक इंटरव्यू वहां दिया था,
जबकि उसकी असली मेहनत उस बंद कमरे में हुई थी जहां धूप की एक किरण भी नसीब नहीं होती। किताब में मुखर्जी नगर के चाय के स्टॉल्स का जिक्र है। ये सिर्फ चाय की दुकानें नहीं हैं, ये पार्लियामेंट हैं। यहाँ हर शाम को सरकारें गिरती हैं और बनती हैं। यहाँ का हर छात्र खुद को किसी जिले का कलेक्टर समझकर बहस करता है। कमेंट में मुझे अभी लिखकर बताइए, क्या आपने भी कभी चाय की टपरी पर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर वो लंबी लंबी बहसें की हैं? अगर की हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि डार्क हॉर्स का यह पहला ट्रैप है। लेखक कहते हैं कि यह बहसें दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म हैं। जब छात्र अंदर से डर रहा होता है कि उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो वह बाहर आकर दुनिया सुधारने की बातें करने लगता है, ताकि उसे अपने खालीपन का एहसास न हो। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत इसके किरदार हैं। ये कोई काल्पनिक लोग नहीं हैं। अगर आप दिल्ली में रहे हैं, तो आपने इन चारों को किसी न किसी रूप में देखा होगा। चलिए इनका पोस्टमार्टम करते हैं। राय साहब द इटर्नल ज्ञानी। यह वो छात्र है जो पिछले 7 साल से दिल्ली में है। इसे यूपीएससी के हर चेयरमैन का नाम पता है। इसे पता है कि कौन सा कुरियर बॉय किस कोचिंग का मटेरियल सबसे पहले लाता है। लेकिन इसका खुद का प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं होता। यह नए आने वाले लड़कों का गाइड बनता है, उन्हें बताता है कि कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी नहीं, लेकिन खुद अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। शशिकांत द हार्ड वर्कर। शशिकांत वो लड़का है जिसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। वह सुबह 4 बजे उठता है, लाइब्रेरी जाता है, रात को 12 बजे आता है। वह त्योहारों पर घर नहीं जाता। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए हैं नोट्स लिख लिख कर। लेकिन उसकी त्रासदी यह है कि वह सिर्फ गधामजदूरी कर रहा है। उसे यह नहीं पता कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। संतोष द एवरेज एस्पिरेंट। संतोष इस पूरी कहानी की आत्मा है। वह न तो बहुत तेज है, न बहुत कमजोर। वह बस अपने पिता के सपनों का बोझ उठा रहा है। जब वह पढ़ता है, तो उसे किताब के पन्नों के पीछे अपने पिता की फटी हुई बनियान और मां की बीमारी का चेहरा दिखाई देता है। यह दबाव उसे आगे बढ़ने नहीं देता। रुकिए, खुद से एक बेहद ईमानदार सवाल पूछिए। शीशे के सामने खड़े होकर सोचिए, आप इन तीनों में से कौन हैं? क्या आप राय साहब की तरह सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, या शशिकांत की तरह बिना दिशा के भागे जा रहे हैं, या फिर संतोष की तरह हर महीने घर से आने वाले पैसों के साथ एक गहरी ग्लानि में जी रहे हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब देने में डर लग रहा है, तो यकीन मानिए आप भी उसी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिसका जिक्र नीलोत्पल ने किया है। और फिर आती है वो बीमारी जिसे सब छुपाते हैं, अकेलापन। जब दिवाली पर पूरा देश दिए जला रहा होता है, तब मुखर्जी नगर की खिड़कियों से केवल टेबल लैंप की पीली रोशनी बाहर आ रही होती है। छात्र अपने कमरों में बंद ठंडी हो चुकी खिचड़ी खा रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। नीलोत्पल मृणाल लिखते हैं कि यहाँ की हवा में एक अजीब सा अवसाद है। यहाँ हर कोई दूसरे को अपना कंपटीटर समझता है। कोई किसी का दोस्त नहीं है। अगर आपका दोस्त प्रीलिम्स निकाल लेता है और आप रह जाते हैं, तो उस रात जो दर्द होता है, वह किसी ब्रेकअप से भी 1000 गुना बदतर होता है।
आप उसके लिए खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल रो रहा होता है। लेकिन इस किताब का नाम डार्क हॉर्स क्यों है? रेस के घोड़ों में एक ऐसा घोड़ा होता है जिस पर कोई दांव नहीं लगाता, जिसे सब कमजोर समझते हैं, जो रेस के शुरुआती हिस्से में सबसे पीछे चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आखिरी मोड़ आता है, वह अपनी पूरी जान झोंक देता है और सबको पीछे छोड़ते हुए रेस जीत जाता है। इस कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आता है। जब संतोष पूरी तरह टूट चुका होता है, जब उसके पास वापस गांव जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, तब उसे समझ आता है कि यूपीएससी सिर्फ किताबों को रटने का खेल नहीं है। यह अपने डर पर काबू पाने का खेल है। वह अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलता है। वह राय साहब की फालतू बहसों से दूरी बनाता है। वह शशिकांत की तरह सिर्फ पन्ने पलटना बंद करता है और स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ता है। वह अपने पिता के उस कर्ज को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लेता है। अब वक्त आ गया है उस रात के सच को जानने का, जब भारी बारिश में संतोष के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया था और उसके हाथ में वो टेलीग्राम थमाया गया था। उस टेलीग्राम में लिखा था कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वे अस्पताल में हैं। घर में फूटी कौड़ी नहीं बची है। उस रात संतोष के पास दो रास्ते थे। या तो वह दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए गांव चला जाए और किसी खेत में मजदूरी करना शुरू कर दे, या फिर उसी दर्द को अपनी ताकत बनाकर उस आखिरी अटेम्प्ट में बैठ जाए जो 2 महीने बाद होने वाला था। संतोष ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने आंसुओं को स्याही बनाया। उसने अपनी रातों की नींद को बेच दिया। और जब उस साल का फाइनल रिजल्ट आया, तो पीडीएफ लिस्ट में संतोष का नाम था। वह कोई AIR 1 नहीं बना, वह कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी टॉपर नहीं बना, लेकिन उसने उस लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। वह उस रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। उसने साबित कर दिया कि दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर भी एक आम लड़का इतिहास रच सकता है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद 3 तरह के लोग होंगे। पहले वो जो इसे भूल जाएंगे और वापस रील स्क्रॉल करने लगेंगे। दूसरे वो जो फिर से उसी मुखर्जी नगर की चाय की टपरी पर जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन तीसरे वो होंगे जो आज अपनी टेबल पर बैठेंगे, अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाएंगे और कसम खाएंगे कि वे इस सिस्टम के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी लिखकर बताइए, क्या आप अपनी कहानी के डार्क हॉर्स बनने के लिए तैयार हैं? अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी आज कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने डर को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उससे जीत नहीं पाएंगे। अगर इस कड़वे सच ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो दिल्ली, कोटा या प्रयागराज में बैठकर अकेला लड़ रहा है। उसे बताना कि वह अकेला नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।